हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी जो लर्निंग है वो ग्रामर से रिलेटेड है। और जब हम ग्रामर सीखने की बात करते हैं तो बहुत सारे इंग्लिश कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आते हैं और सबसे जो बेसिक होता है, ज़रूरी है, वो है टेंस की नॉलेज। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में अपनी पकड़ को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, अच्छे से फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, तो हमें टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में आज आपके लिए मैं फ्यूचर परफेक्ट लाई हूँ। और फ्यूचर परफेक्ट को मैंने सभी एंगल से, यानी उसको बारीकी से सब स्टडी आपकी होगी, आज आप लर्निंग होगी, उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपकी, कोई कन्फ्यूज़न जो है आवाज़ आपकी दूर होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की डिटेल स्टडी। देखिए, सबसे पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट में आपको, हम आज पढ़ेंगे डेफिनेशन उसकी, कि फ्यूचर परफेक्ट की मीन्स कैसे होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट है। उसके साथ ही साथ हम उसके स्ट्रक्चर में भी आएंगे कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस प्रकार से, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से सेंटेंसेस आएंगे कि हम पहचानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट है। मैंने कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, जिससे आपके हर कन्फ्यूज़न और प्रॉब्लम दूर हो। जैसे कहीं कहीं पर अवश्य या शायद का इस्तेमाल आता है, तो आप वहाँ प्रॉब्लम में न पड़िए और उसको आराम से सॉल्व कर लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट में किस तरह से ये सेंटेंस आते हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जिसमें दो सेंटेंस को आपस में मर्ज करते हैं, मिलाते हैं। उसमें दो पोर्शन होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट में सॉल्व करते हैं, दूसरा सिंपल प्रेजेंट में। तो इसको भी आज हम स्टडी करेंगे। और मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, खासकर मैंने एक सेंटेंस ऐसा लिया जिसमें सारे फ्यूचर परफेक्ट को आप मैंने रखा है। जैसे आपको अगर नॉलेज है तो आप पूरे अच्छे से आप जो है रिकवर कर सकिए कि कितने प्रकार के सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करते हैं। और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा आज इसकी अच्छी स्टडी करेंगे। जैसे स्टार्टिंग करने से पहले मैंने कुछ सेंटेंस दिया, जैसे आप समझिए कि मोटा मोटा किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस आते हैं। जैसे देखिए, अब ट्रेन देहरादून अवश्य पहुंच गई होगी। तुम 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुके होगे। माँ के सोने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। देखिए, यहाँ दो सेंटेंसेस हैं। शायद तुम मेरी बात समझ चुके होगे। यहाँ शायद का इस्तेमाल आया। यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज होगा। क्या अब तक वह पार्टी के लिए निकल चुका होगा। तो आपने देखा कि सभी जगह चुका, चुकी आदि सेंटेंस आए हैं। और ख़ासकर आपको एक टाइम जोन दिया गया है, एक टाइम पीरियड ज़रूर दिया गया है। तो टाइम पीरियड के साथ चुका, चुकी सेंटेंस आते हैं। तो ये मोटा मोटा या कहिए रफली आपका ये पहचान है कि फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे ही सेंटेंसेस मिलते हैं। अब चलिए हम इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो डेफिनेशन में आप ऐसे समझिए, इट एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन बाय अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। जैसा मैंने कहा कि फ्यूचर में एक निश्चित समय में कोई काम कंप्लीट होता है, हो चुका है या होता है, हुआ प्रतीत हो, ये सारा फ्यूचर परफेक्ट में आता है। यानी कोई काम भविष्य में एक निश्चित समय के दौरान ही पूरा हो जाएगा या पूरा हो चुकेगा, ऐसे सेंटेंस आते हैं। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगी, ये सब आप पहचान है अगर हिंदी में आप समझना चाहें तो। और इसके स्ट्रक्चर में आप रफली तौर से यही समझिए कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, अमूमन सारे टेंसेज में यही करते हैं। देन उसके बाद विल और शैल में कोई एक चीज़ रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इट मीन से आई और बी के साथ सेल रखेंगे, बाकी सभी के साथ विल। देन हैव लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लेते हैं। ये इसका मेन स्ट्रक्चर है। और इसी में हम थोड़ा सा चेंज करके अपना पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट जो होता है, यानी कोई वर्क एक निश्चित समय के दौरान ही करता है, जिसमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव वर्ड्स नहीं आते। तो हम सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लेते हैं, विल और शैल में अपना लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। देन ऑब्जेक्ट यानी रेस्ट सेंटेंस का जितना पोर्शन है वो सारे लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में चलिए पॉजिटिव सेंटेंस के, जैसे दोपहर तक मैं मेरठ छोड़ चुका होऊंगा। देखिए, दोपहर तक एक टाइम जोन है, यानी एक टाइम पीरियड है। और छोड़ चुका होऊंगा, गागी लग गया, यानी फ्यूचर टेंस है। चुका है यानी फ्यूचर परफेक्ट है। I shall have left मेरठ before afternoon, यानी आफ्टरनून से पहले ही मैं मेरठ छोड़ चुका हूँगा। तो ये सिंपल आया पॉजिटिव सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट का है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, वह 10 बजे तक कॉलेज पहुँच चुकेगा। 10 बजे तक टाइम पीरियड है। He will have reached college by 10 o'clock। बाई 10 o'clock यानी समय दिया हुआ है, और प्लस क्योंकि वो 10 बजे तक पहुँच चुकेगा तो इसलिए वहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म लगाया। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में बाकी स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। आपको विल और शैल के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी विल हैव लगता है तो उसके बीच में ही आपको नॉट लगाना है। यानी सब्जेक्ट लेंगे आप विल और शैल में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, देन नॉट का इस्तेमाल करेंगे, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। हम 8 बजे से पहले जयपुर नहीं पहुंच चुके होंगे।
वी विल नॉट हैव रीच्ड जयपुर बिफोर 8 PM। इट मीन्स हम नहीं पहुंच चुके होंगे, तो विल और हैव के बीच में नॉट रखा। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके से बनते हैं, आप जरूर जानते होंगे। यानी एक स्टार्टिंग में ही क्या करके बनता है, एक क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है। तो स्टार्टिंग में अगर क्या है तो आप पहले ही अपना विल और शैल रखेंगे, देन सब्जेक्ट रखेंगे और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम अगले सोमवार तक अपनी जॉब बदल चुके होगे? क्या लग गया तो हम भी अपना विल बाहर करेंगे। तो विल यू हैव चेंज्ड योर जॉब बाय द नेक्स्ट मंडे? अगले मंडे तक क्या तुम बदल चुके होगे? इट मीन्स एक निश्चित ड्यूरेशन टाइम के साथ गागी वाले सेंटेंस यानी चुका होगा लगा है, तो विल हैव का इस्तेमाल हमने किया। ठीक है, तो क्योंकि इंट्रोगेटिव था तो हमने अपना विल बाहर किया। अब अगर ये क्वेश्चन वर्ड पर रिलेटेड हो, यानी क्वेश्चन वर्ड दिया हो बीच में, तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को बाहर करते हैं जैसे सभी टेंसेस में करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, विल और शैल रखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट लेंगे और हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इट मीन्स है विल और शैल में आपको चुनना है, और हैव तो सभी सारे पर्सन के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन के साथ है भी लगेगा। विल और शैल में आपको चुनना है। मेरे निबंध लिखने से पहले तुम किस प्रकार अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे? अब यहाँ देखिए दो सेंटेंस आए हैं, दो सेंटेंस को हमने मर्ज किया है, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है। तो हाउ विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई राइट एन एसे, इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे कि आई राइट एन एसे हम किस प्रकार चुने कि कौन सा काम पहले है कौन सा बाद में है, और जिसको कहाँ पर हमें हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है और कहाँ पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी है। आगे चल के अच्छे से डिस्कस करके आपको बताऊंगी मैं स्टडी करके कि इसको आप जैसे आप भूलिए ना, क्योंकि अक्सर इस तरीके के सेंटेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर आते हैं, खासकर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। अब देखिए, अब पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मैंने एक कोशिश की है एक ही सेंटेंस से देने की, जैसे आपको एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, हम वहाँ नहीं पहुँच चुके होंगे, अगर इसको पॉजिटिव मिलेंगे तो वी शैल हैव रीच्ड देयर। हम नहीं पहुँच चुके होंगे तो वी शैल नॉट हैव रीच्ड देयर। और क्या हम पहुँच चुके होंगे? शैल वी हैव रीच्ड देयर। और हम क्यों नहीं पहुँच चुके होंगे या क्या हम नहीं पहुँच चुके होंगे? तो सबसे पहले शैल लेंगे, शैल वी नॉट हैव रीच्ड देयर। इट मीन्स है यानी शैल हैव रीच्ड देयर, शैल नॉट हैव रीच्ड देयर, शैल वी हैव रीच्ड देयर और शैल वी नॉट हैव रीच्ड देयर। इट मीन्स हमारा नॉट का इस्तेमाल जो हुआ है वो सब्जेक्ट के बाद हुआ है, यानी हैव से पहले हमको नॉट रखना है, चाहे वो इंट्रोगेटिव में निगेटिव में आए या निगेटिव सेंटेंस आए तो भी। यानी आपको नॉट का जो इस्तेमाल है वो हमेशा शैल और हैव के बीच में रखना है। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर रफली तौर से समझ गए होंगे कि विल और शैल में आपको चॉइस रखनी है। जनरली बोर्ड्स के पेपर के बच्चों को ज़रूर शैल और विल का इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल तो ऐसे मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादातर विल का इस्तेमाल हो जाता है। चलिए, अब हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें थोड़ा सा पेचीदगी आएगी। जैसे देखिए, जब 21वीं सदी प्रारंभ होगी हम लोग दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर चुकेंगे। हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बना चुकेगी। पुराने समय में कला अवश्य चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी और हमारे देश का यश अवश्य दूर दूर तक फैल चुका होगा। तो देखिए, दो अवश्य लगा है, अवश्य दूर दूर तक फैल चुका होगा। अवश्य लगने से स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होगा। तो इन सेंटेंसेस में आप देख चुके होंगे सभी जगह एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन दिया है और प्लस चुका चुकी के साथ गागी लगा है। तो ये दोनों चीज़ पहचान होता है कि ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस है। उन सेंटेंसेस की ट्रांसलेट करने से पहले आइए पहले देखें कि फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, सबसे पहला, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ गिवन टाइम इन फ्यूचर। गिवन टाइम इन फ्यूचर यानी मीन्स एक निश्चित समय में भविष्य में वो काम पूरा हो जाए, ऐसा एक्शन जो होते हैं वो सब फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं। ऐसे एक्शन जो एक निश्चित टाइम में पूरा हो जाना चाहिए भविष्य में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, दे विल हैव लेफ्ट द सिटी बाय टुमारो मॉर्निंग। निश्चित उन्होंने यानी कल सुबह तक वो इस शहर को छोड़ चुके होंगे। तो देखिए, टाइम पीरियड भी दिया हुआ था और छोड़ चुके होंगे यानी काम निश्चित समय पर हो रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट का ये पहचान रहनी चाहिए। दूसरा, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स बिलीफ, यानी जो सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है करता है वो जो उसके बिलीफ को भी इस टेंस में प्रकट किया जाता है। जैसे ज़रूर वो ऐसा काम कर चुकी होगी, तो यानी मीन्स उसके जो फीलिंग्स है वो भी फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं। जैसे देखिए,
ही विल हैव नोन द शर्मास फैमिली, जरूर वो शर्मा जी की फैमिली को अच्छे से जान चुका होगा। या शी विल हैव रीड द भगवद गीता, वो ज़रूर भगवद गीता पढ़ चुकी होगी। इट में भी हो सकता है न भी पढ़े हो, बट ये कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो ऐसा व्यक्त करता है कि ज़रूर वो पढ़ चुकी होगी। तो ऐसे सेंटेंस को भी हम फ्यूचर परफेक्ट में ही लेते हैं। और सबसे जो मेन है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी समय की क्वालिटी ज़रूर दी रहेगी, यानी ये समय पीरियड दिखाएगा, इस समय के दौरान वो काम हो चुका होगा। तो आप अच्छे से पहचान लीजिए कि वो फ्यूचर परफेक्ट ही है। जैसे बाय टुमारो लगा हो, बाय नेक्स्ट वीक, बाय 2024, बाय दिस टाइम, इन 2 years, इन 7:30, बिफोर इवेंट, ये सारी चीज़ें पहचान है फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस की। तो चलिए अब थोड़े से जो एग्जाम्पल मैंने लिए थे उनको ट्रांसलेट किया जाए कि उनको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला था, जब 21वीं सदी प्रारंभ होगी हम लोग दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर चुकेंगे। अब यानी 21वीं सदी एक टाइम जोन था और उन्नति कर चुकेंगे, इट मीन्स ए फ्यूचर परफेक्ट है। तो वी शैल हैव मेड प्रोग्रेस बाय लीव्स एंड बाउंड, लीव्स एंड बाउंड एक मुहावरा है, यानी दिन दूनी रात चौगनी का। और व्हेन 21st सेंचुरी बिगिंस, जब 21st सेंचुरी बिगिन होगी। अब देखिए सेंटेंस एक प्रकार से दो हैं। फर्स्ट 21st सेंचुरी बिगिंस, बिगिंस में फर्स्ट फॉर्म लगाया और इट मीन्स है इस सेंटेंस में पहले हमने सब्जेक्ट रखा था, देन विल और शैल में क्योंकि वी लगा था तो हमने शैल लगाया, देन हैव रखा और मेक की थर्ड फॉर्म यानी मेड रखी, बाय प्रोग्रेस बाय लिप्स एंड बॉन्ड रखा, यानी सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट चलेगा। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं, हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बना चुकेगी। अब देखिए ये वाला सेंटेंस में आप कहेंगे इसमें टाइम तो है नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कुछ सेंटेंसेस में टाइम जोन नहीं, यानी मीन्स छिपा सा है। यानी हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित बना चुकेगी, इट मीन्स एक टाइम जोन तक वो जरूर बना चुकेगी। तो यानी सेंटेंस में एक्सप्रेस नहीं किया गया, यानी यहाँ पर कुछ चीज़ों को आपको समझना है जैसे आओगे, इसीलिए मैंने सेंटेंस लिया ये चीज़ कि आप कभी कभी कन्फ्यूज मत होइए, कभी कभी टाइम जोन का जो है थोड़ा सा छिपा भाव रहता है। आवर गवर्नमेंट विल हैव एजुकेटेड एवरी मैन। या अगला सेंटेंस चलिए, पुराने समय में कला अवश्य चरम सीमा पर पहुंच चुकी होगी। इन ओल्डन टाइम्स आर्ट मस्ट हैव रीच इन इट्स पीक। अब देखिए इस सेंटेंस को मैंने इसलिए लिया, यहाँ अवश्य लग गया। तो फ्यूचर परफेक्ट का एक क्वालिटी ये भी होती है कि अगर कहीं कोई बहुत इसेंशियल वर्क है तो वहाँ पर विल और शैल की बजाय हम मस्ट रखते हैं, क्योंकि हमको मालूम है अति आवश्यक कामों के लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब फ्यूचर परफेक्ट में ऐसे सेंटेंस आए जहाँ अवश्य इसेंशियल वाली वर्क हो, वहाँ विल और शैल के बजाय आप मस्ट का ही इस्तेमाल करिए। तो चलिए इसको अच्छे से समझिए इस सेंटेंस को, यानी अवश्य चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, ऐसे सेंटेंस आए एंड ऑफ द सेंटेंस यानी सेंटेंस के आखिरी में, तो आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होगा। उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे और विल और शैल के बजाय हम मस्ट के साथ हैव रखेंगे, देन उसके बाद बाकी सब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट रखना है। तो ध्यान रखना है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट में अवश्य वाले सेंटेंस आते हैं तो आपको मस्ट का इस्तेमाल करना है विल और शैल के जगह। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे देश का यश अवश्य दूर दूर तक फैल चुका होगा। द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री मस्ट हैव स्प्रेड फॉर एंड वाइड, दूर दूर के लिए फॉर एंड वाइड का इस्तेमाल करते हैं, स्प्रेड माने फैलना। द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री मस्ट हैव स्प्रेड फॉर एंड वाइड। ये देखिए अब यहाँ भी टाइम जोन नहीं था, लेकिन इनसे एक समय के दौरान कोई बात हो रही है कि उस समय तक जरूर हमारे देश का यश दूर दूर तक फैल चुका होगा, और अवश्य लगा था, इसलिए सेंटेंस में ध्यान देना है कि हमने मस्ट लगाया, विल और शैल नहीं लगाया। तो सब्जेक्ट रखा, मस्ट लगाया, मस्ट के बाद हैव और उसके बाद अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म करके ऑब्जेक्ट लिया। इसको बहुत ध्यान देके आपको चलना है कि इस तरह के सेंटेंस आएंगे जहाँ अवश्य लगा होगा और चुका होगा तो हम इस तरह से लगाएंगे। अब एक दूसरा एक आता है जहाँ शायद लग जाता है, यानी अवश्य लगेगा तो हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। और कहीं कहीं सेम तरीके से देखिए, रूस के लोग अब तक शायद युद्ध समाप्त कर चुके होंगे। अब चुके होंगे तो आ गया, अब लेकिन ये शायद लगा है, तो ये एक दो वर्ड आपको याद करना, जहाँ शायद लगा हुआ माइट का इस्तेमाल करेंगे विल और शैल की जगह। द रशियन माइट हैव एंडेड द वार बाय दिस टाइम, यानी रशियन इस समय तक जरूर, इनमें से शायद की बात हो रही है, शायद युद्ध समाप्त कर चुके होंगे। तो आप याद रखिए इसको भी कि जब शायद शब्द लगा हो तो हम माइट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो ये सेंटेंस ज़्यादा अच्छा रहता है, एकदम परफेक्शन उसका आता है। तो जहाँ शायद वाले सेंटेंसेज आएँ आप वहाँ पर ज़रूर वहाँ माइट का इस्तेमाल करें, यानी अवश्य आए तो हम
आप मस्ट का इस्तेमाल करेंगे और जहाँ शायद आए सब्जेक्ट के बाद माइट हैव और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। माइट और मस्ट आपको याद रखना पड़ेगा शायद और अवश्य के लिए। तो ये दो स्ट्रक्चर मैंने एक अलग चीज़ बताई, इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी कोई गलती फ्यूचर परफेक्ट में नहीं होगी। अब आते हैं सबसे ज़्यादा जो बोर्ड्स पेपर में जिस तरह के सेंटेंस आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। बोर्ड्स के पेपर में आता क्या है कि अक्सर दो पोर्शन सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट दो वर्ब होता है, उनको आपस में मर्ज करके लिखते हैं। जैसे देखिए, तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। यहाँ तुम्हारे इट मीन्स यू और स्लीप है, और वे दे और केम वाला सेंस है, कम केम कम। यहाँ दो पोर्शन है, इट मीन्स ऐसे सेंटेंस जहाँ एक काम और दूसरा काम होता है। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि इस सेंटेंस में काम पहले कौन सा हो रहा है। तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे, तो जो काम पहले होता है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। दे विल हैव कम हियर बिफोर यू स्लीप, और जो दूसरा एक्शन होता है, जो दूसरा सेंटेंस का पोर्शन है, उसको सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम बनाएंगे। दे विल हैव कम हियर बिफोर यू स्लीप, इट मीन्स है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा सेंटेंस को पढ़ करके कि जो काम पहले समाप्त हो रहा है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट में लेंगे, और जो काम बाद में है उसको सिंपल प्रेजेंट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग उसको रखेंगे। एक और एग्जाम्पल लीजिए, वर्षा होने से पहले किसान बीज बो चुके होंगे। अब देखिए, वर्षा होने से पहले यानी हमारे किसानों का जो बीज बोने का काम है वो पहले हुआ है, तो हम इसी को लेंगे। पहले किसान लिया द फार्मर्स, और बीज बोने के लिए होता है सो करना, तो विल हैव शोड द सीड, सीड माने बीज, बिफोर इट रेन्स। अब वर्षा होने के लिए हम लोग रेन का इस्तेमाल करते हैं, उसी में इट रेन्स किया। द फार्मर विल हैव शोड द सीड बिफोर इट रेन्स। एक और एग्जाम्पल लीजिए, तुम्हारा मेरे पत्र पढ़ने तक हम स्टेशन पहुंच चुके होंगे, यानी हमारा स्टेशन पहुंचने का पहले काम जो था वो पहले था, इसलिए उसको फ्यूचर परफेक्ट में लगाया। अब देखिए, मैंने दूसरा सेंटेंस को तरीका लिखने का अलग कर दिया। बाय द टाइम यू रीड माई लेटर वी विल हैव रीच द स्टेशन, यानी लिखने का तरीका आप आगे पीछे कर सकते हैं। पहले आप सिंपल प्रेजेंट वाला सेंटेंस लेकर के परफेक्ट वाला सेंटेंस बाद में भी रख सकते हैं, लेकिन मेन जो है कि जो काम पहले समाप्त हुआ उसको ही परफेक्ट में आप बनाएंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुआ उसको आप सिंपल प्रेजेंट में लेंगे। अब चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एग्जाम्पल को ही सारे सेंटेंस में कवर किया है, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ कि अब तक आपने कितना पढ़ा। देखिए, कल तक मैं यह स्टोरी बुक पढ़ चुका होऊंगा, तो बाय टुमारो आई शैल हैव रीड दिस स्टोरी बुक। ये सिंपल प्रेजेंट में मैंने लिया, इसमें यानी मीन सिंपली पॉजिटिव लिया, यानी परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव है। अब इसको निगेटिव में आते हैं। बाय टुमारो आई शैल नॉट हैव रीड दिस स्टोरी बुक, यानी शैल के बाद नॉट लगाया हैव से पहले। अब इसी को क्या वाले सेंटेंस आते हैं, इंट्रोगेटिव में आएगा, तो हम लिखेंगे बाय टुमारो शैल आई नॉट हैव रीड दिस बुक, क्या मैं कल तक इसको नहीं पढ़ पाऊंगा इस स्टोरी बुक को। अब इसी को अगर मैं एक निगेटिव में, क्या मैं क्यों नहीं पढ़ पाऊंगा या मैं क्यों नहीं, तो निगेटिव या एक इंट्रोगेटिव में ले लेते हैं। वाई शैल आई नॉट हैव रीड दिस स्टोरी बुक, इट मीन्स है आई शैल हैव दिस स्टोरी बुक, आई शैल नॉट हैव रीड, शैल आई नॉट हैव रीड, वाई शैल आई नॉट हैव रीड। ये बीच में जो रेड पोर्शन का है इस पर आप ध्यान देंगे कि कैसे सेंटेंस को बनाते हैं, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और पॉजिटिव में। अब चलिए हम थोड़ा सा कॉमन से एग्जाम्पल लेते हैं, जो आप अच्छे से एक बार दिमाग में आपके आ जाए कि किस तरह से फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंसेस बनाते हैं। पहले पॉजिटिव सेंटेंस, मेरा मित्र 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकेगा। माई फ्रेंड विल हैव रीच कॉलेज बाय 10 o'clock। तक के लिए हमेशा बाय का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए। माई फ्रेंड विल हैव रीच कॉलेज बाय 10 o'clock। अगले सप्ताह तक अनुष्का नया स्कूल ज्वाइन कर चुकी होगी। अनुष्का विल हैव ज्वाइन द न्यू स्कूल बाय द नेक्स्ट वीक। इट मीन्स समय दिया है और प्लस गागी के साथ चुकी है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है। अनुष्का विल हैव ज्वाइन द न्यू स्कूल बाय द नेक्स्ट वीक। अब इसी को नेगेटिव में चलते हैं। अब परफेक्ट टेंस का नेगेटिव देखिए, इसमें हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे समय जोन के साथ और गागी और फ्यूचर टेंस में। देखिए, अब तक गीता स्कूल नहीं पहुंच चुकी होगी, तो गीता विल नॉट रखना था, तो हमेशा विल हैव नॉट नहीं करेंगे। विल नॉट हैव अराइव स्कूल बाय नाउ, अब तक के लिए नाउ। यात्री रात तक वापस नहीं आ चुके होंगे। द ट्रैवलर विल नॉट हैव रिटर्न बाय नाइट। द ट्रैवलर विल नॉट हैव रिटर्न बाय नाइट। अब एकदम दिमाग में आपको क्लियर आ गया होगा कि नॉट का इस्तेमाल विल और शैल के बाद ही रखना है। अब इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल में चलते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव। तो इसमें सबसे पहले क्या वाले सेंटेंस आते हैं, विल द बैलून सेलर हैव लेफ्ट बाय नाउ। बाय नाउ माने अब तक, क्या अभी तक
बैलून सेलर जा चुका होगा, क्या लग गया, तो क्या बैलून सेलर जा चुका होगा, तो हमने विल लगाया सबसे पहले, अपना बैलून सेलर सब्जेक्ट था, देन हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लेफ्ट लगाया। दूसरा सेंटेंस देखिए, विल यू हैव ईटन व्हेन आई पिक यू अप। अब यहाँ दो सेंटेंस को मैंने मर्ज किया, नहीं क्या तुम खाना खा चुके होगे जब मैं तुमको लेने आऊँगा। आई पिकअप, देखिए पिकअप की फर्स्ट फॉर्म लगाई, यानी सिंपल प्रेजेंट में बना दिया, तो विल यू हैव लगाया परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग, वहाँ सिंपल प्रेजेंट। Will she have composed new songs for the music concert by the next month? यानी अगले महीने जो होने वाली कॉन्सर्ट है, क्या उसने म्यूजिक सॉन्ग्स बना लिया होगा, क्या लगा था, तो हमने अपना विल बाहर किया, देन सब्जेक्ट के बाद अपना हैव लगा के थर्ड फॉर्म रखा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह सेंटेंस हम बनाएंगे। अब आते हैं, हम एक इसको निगेटिव में ले लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सेंटेंस मॉडर्न तरीके से थोड़ा सा अलग लिखा जाता है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो अच्छा है कि आप रूल के अकॉर्डिंग ही चलिए। बोलचाल की भाषा में थोड़ा बहुत हेर फेर चलती है। विल नॉट देव अराइव्ड बाय 5 PM, विल नॉट दे हैव की बजाय देव शॉर्ट फॉर्म में उसका कॉन्ट्रैक्ट करके लिया, या आप इसको ऐसे लिखेंगे, विल दे नॉट हैव अराइव्ड बाय 5 PM, नहीं क्या वो 5 बजे तक नहीं पहुंच चुके होंगे, तो नॉट का इस्तेमाल तो हमने सब्जेक्ट के बाद किया। और कभी कभी मॉडर्न इंग्लिश में नॉट के बाद विल शॉर्ट में लगा सकते हैं कि बोलचाल की भाषा में खासकर बोर्ड के पेपर के बच्चों के लिए यही सही है कि नॉट वो सब्जेक्ट के बाद ही लगाएं। हाउ विल भावना हैव फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई राइट एन एसे। फिर से यहाँ दो सेंटेंस को मर्ज किया, यानी मेरे लिखने से पहले भावना कैसे अपना काम समाप्त कर चुकेगी। तो हाउ विल लगा था, तो हाउ विल करके फिर उसके बाद भावना रखेंगे, देन उसके बाद हैव लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल से आपके सारे प्रॉब्लम और सारी कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हुई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स करके पूछिए, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। आई लव टू हेल्प यू, और ज़रूर कोई क्वेरी कोई भी हो आप बेझिझक आप पूछिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड